चलो स्टार्ट। ठीक है, देखो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में क्या सिलेबस में दिया हुआ है तुमको पब्लिक, सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है पब्लिक क्वांटिटी पर, इसका फंक्शन पर, ठीक है, एस्टिमेट कॉमेडी पर। जबकि हम लोग इसको नेट में क्या पढ़ते हैं, इसको नेट में हम लोग इसको पार्लियामेंट्री कॉमेडी, लेकिन तुम लोगों का सिलेबस में सिर्फ दो ही मेंशन, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, बस ये दो ही पढ़ना। तो जब ये दो पढ़ना तो हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे। चाहिए कि आया कहाँ से। चलो पहले मैं स्टार्टिंग बता देती हूँ, इसके बाद पढ़। चलो देखो क्या बोला, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी को 4 पार्ट में बांटा गया, मतलब इसको ऐसे तो 2 पार्ट में ही बांटा गया, तो 2 पार्ट से फिर स्टैंडिंग कमेटी से ऐसे करके निकला, उतना नहीं समझेंगे। हमको सिर्फ ये समझना ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी में एक कमेटी जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी, ये बाद में जब हम लोग जब नेट का प्रिपरेशन करते हैं तब हम लोग एडहॉक पढ़ते हैं, तब स्टैंडिंग पढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम लोग को नेट तो पढ़ना नहीं, बस हम लोग को पढ़ना है क्या, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कमेटी से निकल कर आती है तुम्हारा, याद रखो पार्लियामेंट कमेटी को मैं अच्छा बना पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी से निकल कर आया तुम्हारा फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी से तुम्हारा निकल कर आया, फाइनेंशियल कमेटी के अंदर तुम्हारा आया पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक है एस्टिमेट कमेटी। ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों का सिलेबस में है, ठीक है। चलो आप देखते हैं, बोलो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, कब आई, सॉरी पब्लिक अकाउंट कमेटी आई 1921 में, याद करना पब्लिक अकाउंट कमेटी कब आई, ईयर क्या है इसका आने का, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। कौन सा एक्ट ने इसको मतलब ये किया था, किस एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी, ठीक है ना, किस एक्ट को फॉलो करके आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, सॉरी यहाँ लिख, कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90, GY एक्ट 90, इस एक्ट को फॉलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग बोलते हैं मॉन्टफोर्ड एक्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी था, इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट, लोकसभा के अपॉइंट, इसकी चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो इसके चेयरमैन को क्या करते हैं, अपॉइंट, बट इसका चेयरमैन होता कौन, ऑपोजिशन पार्टी चेयरमैन, लोकसभा में अभी ऑपोजिशन कौन है, लोकसभा में ऑपोजिशन कौन, राहुल गांधी, राहुल गांधी ऑपोजिशन। हमारा ये वाला जब तुम्हारा हुआ था कारगिल, कारगिल सॉरी भी नहीं, क्या नाम है तुम्हारा ये, कारगिल नहीं है, पहलगाम, पहलगाम अभी हुआ था, तो देखी थी वो तुम्हारा बोल रहा था कि आपने सब ऑपरेशन अपने ऑपोजिशन को खबर नहीं, तो ऑपोजिशन है तो सवाल कर सकते है ना, इस वजह से याद रख, राहुल गांधी ऑपोजिशन है, ठीक है। मैं कारगिल में पता है सुषमा CSC निकल रही, CSC आ रहा, ठीक है, हर दिन हाँ कॉलेज सर्विस कमीशन से भी देना रहे, हमको कल पता चला,
नहीं नहीं सुषमा, ऐसा कोई बात नहीं, अपना कॉन्फिडेंटली जाके इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू तो देना रहेगा, सिर्फ इंटरव्यू देना रहेगा, जाके कॉन्फिडेंटली देना। कॉलेज सर्विस हमको कल पता चला, गोपीदा बताया, कल गोपीदा कॉल किए थे, कहीं मुझे बताएगी इसलिए आ रहा हो जाओ अच्छे। चलो हम बोले बता देंगे सुषमा को। देखो पॉइंट, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट कौन करता है चेयरमैन को, तो लोकसभा के, ठीक है। और फिर भी समझ में आ रहा ना, चेयरमैन कौन होता है? हाँ जी, चेयरमैन होता कौन है? ऑपोजिशन पार्टी। अब एक और बात सुनो, पब्लिक अकाउंट कमेटी का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, इसमें जो मेंबर होती है ना, मेंबर वो कितना होता है? 20। लेकिन 22 मेंबर को दो पार्ट में बांटा है। 15 जो है वो लोकसभा से आते और 7 जो है वो राज्यसभा से आते। देख लो इस तरह से, यही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है, इससे आता है इजी क्वेश्चन में कि लोक पब्लिक अकाउंट कमेटी 20, लोकसभा से कितने आते हैं? तो 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। अच्छा देखो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, याद भी करो। लोकसभा से जो मेंबर आते हैं उसको स्पीकर अपॉइंट करेंगे, राज्यसभा से जो मेंबर आते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है उसका टेन्योर क्या होता है? 1 ईयर, बस ये 1 ईयर के लिए आता है। इसका टेन्योर क्या होगा? 1 ईयर। क्या मिनिस्टर जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बन सकते? बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। कौन? मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, याद रखो। सारा ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ, सारा ही क्वेश्चन आया हुआ किसी न किसी एग्जाम में, जैसे पूछा गया कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे नेट में आया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टीमेट कमेटी का हमेशा इनमें से कौन सा पहले आया? पब्लिक अकाउंट कमेटी पहले आया 1921 की, देखो बिफोर इंडिपेंडेंट कमेटी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि इसका टोटल मेंबर 20, इसमें से 15 मेंबर लोकसभा, 7 राज्यसभा। टेन्योर क्या है, कितने साल के लिए होती है? तो 1 ईयर। क्या मिनिस्टर इसके मेंबर बन सकते? क्या नॉट भी बन, क्या नॉट बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो माइंड में रखना। इलेक्शन मेथड क्या है या मैनर ऑफ इलेक्शन बोलो कुछ, इसके इलेक्शन कैसे होते? देख लो PR जो PRST, इसको यहाँ पे लिखो PRST सिस्टम। इसका जो इलेक्शन होता है ना, इसका मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल चांसेबल वोट। PRSTB सिस्टम के मेथड से इसका इलेक्शन एग्जाम में आया कि पब्लिक का इलेक्शन कैसे, ठीक है। या इसका मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस सिंगल ट्रांसेबल वोट, ठीक है, ठीक है ना। पर्पस क्या है? टू इंस्वायर फंड ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट ने जो फंड को ग्रांट किया और स्पेंड विद इन द ऑथोराइज स्कोप, जिसको दिया है, ठीक है ना, खर्च करने की फंड को क्या किया? पार्लियामेंट ने क्या किया? उस फंड को ग्रांट किया ना, वो उसको देखना है कि वो जो फंड जिसके पास गया है वो ऑथोराइज पर्सन के पास गए। कहने का मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी चीज के लिए कोई योजना आई, कोई पॉलिसी आई, उसी के लिए फंड निकाला, गवर्नमेंट ने फंड निकाला, तो वो जो फंड के जो पैसा निकला है ना, जो फंड निकला है, फंड को ग्रांट किया, वो उसका जो जिस पर्पस के लिए आया है वो वो ठीक है कि नहीं, वो ऑथोराइज स्कोप है कि नहीं, जिसको वो फंड दिया गया, जिसके पे पैसा खर्च किया गया। बोला गया पार्लियामेंट में कि हम लोग पैसा किसके लिए निकाल रहे, कोई योजना आई, है ना, कोई पॉलिसी आई, उसी के लिए पैसा निकला, है ना। पैसा किसके लिए निकला है? कोई पॉलिसी के लिए पैसा निकाला, फंड निकाला। तो अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करेगी कि वो ऑथोराइज स्कोप है कि सचमुच इसके लिए निकला है कि नहीं, कि इन्होंने मतलब पैसा वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कहीं और जगह। अपहोल्ड फिजिकल डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी, ये क्या करेगा? जो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी है उसको बना के रखे,
पार्लियामेंट ने पैसा को फंड को क्या किया, ग्रांट कर दिया खर्च करने के लिए कि ये जो पॉलिसी है ना इस पे ये पैसा खर्च हो। तो देखो ये पैसा जिसको मिला है वो ऑथोराइज स्कोप है कि जो डिमांड है वो सही है कि नहीं, जिसके लिए वो पैसा निकाला गया है वो काम उस पे हो रहा है कि नहीं, ये ठीक है। लेकिन एक बात और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोला होता है कि कैग जो है कैग, इंडिया का जो कैग है हाँ कैग का फुल फॉर्म देखो, कम कम सॉरी कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल, कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैग। कैग जो है ना कैग वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड है, फिलोसफर है एंड गाइड। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या करता है, फ्रेंड के जैसा उसके साथ काम करता है, उसको फिलोसफर के जैसा समझाता है, उसको गाइड करता है। कौन, कंप्यूटर एडिटर जनरल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड फिलोसफर गाइड कौन है, गाइड। पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ कौन काम करता है, क्या काम करता है, बहुत एग्जाम है। कंप्यूटर एडिटर जनरल जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या है, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आपको ये वाला पता है हमेशा क्या था, हम लोग की एक सीनियर थी जिसका नाम था कृष्णा डी, तो वो क्लास की सीआर थी, तो वो ना कुणाल सर का नाम लिख के फेसबुक पे अपलोड की थी कि कुणाल सर हम लोगों का फ्रेंड है, फिलोसफर है एंड गाइड है। और साथ साथ उस टाइम यही पढ़ा रहे थे हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो लिख के डाली थी कुणाल सर हम लोगों के ऐसी फैन, वो फ्रेंड के जैसे हेल्प भी करते हैं, फिलोसफर के जैसा समझाते हैं और गाइड। तो मुझे उस दिन से ये बात याद है, तो मैं समझी कि आखिर इसको बोला था। तो मैं कृष्णा जी से पूछी कि दी आखिर आप ये ऐसे लिखे कहीं कहाँ से उठाए, वो मुझे इतना नहीं समझाई थी। फिर हम लोग उसको जब प्यार समझाया था क्लास में तब समझ में आया कि वो कैट को बोला जाता है। जी हाँ, और एग्जाम में बहुत आता भी है कौन है कैट, कैट फ्रेंड फिलोसफर गाइड किसको बोलते, सॉरी पब्लिक, कैट किसका फ्रेंड है, मतलब कैट जो है ना वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को फ्रेंड किया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी उसको समझाता भी है और गाइड भी करता है। इस वजह से बोला था पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड फिलोसफर गाइड जो है वो कैट है, ठीक है। ये सारा ही कम टू द पॉइंट है, ठीक है। बाकी ये पढ़ना नहीं है, एक बार देख लो फंक्शन, बाकी मैं फंक्शन तो यहाँ बता ही दी ना पढ़ा। What are the functions of the public account committee? First क्या है, its chief function to examine the audit report of the computer editor general after it is laid the parliament, the public PAC report its findings to the parliament। बोला कि जो कैग का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, क्या क्या करता है, ऑडिट करता है। और फिर तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, खुश हो जाता है उसको साथ। देखो कैग ना ऑडिट कर, बोला कि इसका जो मेन काम है ना, इसका चीफ काम क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, सुनो इसका बड़ा काम क्या है, फंक्शन टू एग्जामिन ऑडिट रिपोर्ट। कंप्यूटर एडिटर जनरल ने जो तुम्हारा ऑडिट किया है ना इस रिपोर्ट को, इसको एग्जामिन कौन करता है, PAC करता है ना। इस वजह से ये पब्लिक ये फ्रेंड फिलोसफर गाइड है ना। पार्लियामेंट में कैग जब क्या क्या करता है, मेरी बात सुनो, कैग जो है ना, कैग कंप्यूटर एडिटर जनरल इंडिया, कैग अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट में क्या करता है, रीड करता है, पार्लियामेंट के सामने रखता है। लेकिन रखने से पहले उसको उस रिपोर्ट को एग्जामिन कौन करता है, तो PAC करता है। PAC उसको चेक करेगा, उसके बाद ही वो पार्लियामेंट के सामने रखाएगा, मतलब पार्लियामेंट के सामने जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला काम हो गया। पैक एक्ट एज द वॉच डॉग, ये बिल्कुल वॉच डॉग है और द पब्लिक पर्स बाय एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब पैसा निकलता है उसको देखने के लिए। पब्लिक पर्स, ये बिल्कुल पब्लिक पर्स का वॉच डॉग के जैसा काम, ठीक है ना। वॉच डॉग का मतलब कैसे होता है, नाइट का नाम, नाइट वॉचमैन, हाँ वॉचमैन, बिल्कुल वॉचमैन के जैसा। ये देखता है कि जैसा भी हम बताया ना कि ये पार्लियामेंट ने फंड को ग्रांट किया, तो जिस चीज के लिए ग्रांट किया कि वो पैसा वहां पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये एग्जामिन कर, है ना, कितना अकाउंट निकला ये सब। इट स्क्रूटनाइज द एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू वेरीफाई, ये अकाउंट को वेरीफाई करता है। स्क्रूटनाइज का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, पता करना, तो ये देखता है कि जो अकाउंट निकला, जो फंड निकला वो लीगली अवेलेबल है कि नहीं, कि जितना बोला गया उतना निकला है कि नहीं, जितना निकला उतना काम, जैसे बोला गया कि 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है,
ठीक है, तो 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है कि नहीं ना, जिस चीज के लिए निकला उस चीज में लग रहा है कि नहीं, ये सब देखेगा। इफ ए competent authority sanction its use is the rules laid by the procedure made follow होने की, किसके लिए निकला है, कोई पॉलिसी, पॉलिसी में ही पैसा लगना चाहिए। जितना बोला गया है कि खर्च होगा, आई मतलब 10 के 10,000 है, इसमें एग्जाम्पल किसी भी पॉलिसी में 10, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दे दो, चलो मैं 100 के, ठीक है, 1,000 पॉलिसी कोई प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए खर्च होगा, ठीक है ना, तो क्या उसका उतना स्कोप है, क्या उसमें उतना पैसा लगेगा, ये देखेगा, है ना, क्या वो लीगली है कि नहीं, मतलब हाँ वो सचमुच ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है कि नहीं, ठीक है, ये रूल को ये प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये सब देखता है। कौन देखता है, तुम्हारा पैक देखेगा, है ना, पैक, पैक बोलना इसको, टैग और पैक दोनों ही। थर्ड हो गया, it further establishment the accountability of the government by the examining the budgetary appropriation and upon the government and report of the computer return। वही वाला बात अभी हम पढ़ा दी, उसके बाद में नहीं पढ़ा, तो एक बार तो पढ़ा दी ना कि टैग का रिपोर्ट चेक करता है, पार्लियामेंट ने जो पैसा फंड निकाला उसको चेक करता है, बस बार बार चेक, ऐसे भी उसको नहीं याद रखना, बाकी फंक्शन याद रखना जो एस्टिमेट कमेटी पढ़ना। अभी हम लोग क्या पढ़े, पैक पढ़े, पैक का फ्रेंड का नाम क्या है, कैग, सॉरी क्या बाबू, है बाबू उठ गया है, बाबू उठ गया, देखिए ना भी, पैक को क्या बोल, पैक का फ्रेंड का नाम क्या है, कैग, रो रहे बाबू सिपी, ठीक है, पैक को क्या बोले, पैक का फ्रेंड का नाम है कैग, ठीक है ना। एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम पूछेंगे तुमसे फ्लो चार्ट बनाने के लिए, छोटा सा तो था, ज्यादा बड़ा था नहीं, ये कब आई, कब फॉन्ड किया गया इसको, 1950s में, रिकमेंडेड किसने किया, किसने बोला कि आना चाहिए, जॉन मिताई, बहुत बार एग्जाम में आया बोल, ठीक है, कि एस्टिमेट कमेटी के लिए किसने रिकमेंडेशन किया, जॉन मिताई ने रिकमेंडेशन किया, ठीक है, जॉन मिताई ने बोला कि एस्टिमेट कमेटी को स्टैब्लिश होना चाहिए। इसका प्रोसेस तो बहुत दिन से चल रहा है, ठीक ना, बिफोर इंडिपेंडेंट, लेकिन इसको स्टैब्लिश किया गया ना, अच्छा फॉलो क्या किया गया था, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला, मतलब ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस से ही चल रहा था, इसका ना स्टैब्लिश करने के बाद बिफोर इंडिपेंडेंस चल रहा था, जाएगा आएगा आएगा, इसीलिए उसी को भी एक तरह से इन्होंने भी अपना एक क्या बोला था, एफर्ट दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना एफर्ट दिया था एस्टिमेट कमेटी। अब यहाँ पे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयर द एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी की चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, तो लोकसभा के ट्यूनर क्या है, 1 ईयर, दोनों में फर्क देखो क्या है डिफरेंस, यहाँ पे 30 मेंबर होंगे सिर्फ लोकसभा से, जबकि पैक का हम लोग क्या पढ़े, पैक में 20 मेंबर, जिसमें से 15 लोकसभा से है और 7 जो है वो राज्यसभा से, है ना। इसका क्या डिफरेंस हो गया, एस्टिमेट कमेटी का डिफरेंस क्या हुआ, इसमें 30 मेंबर है और ओनली लोकसभा से, बस सिर्फ लोकसभा से ही, ठीक है, बाकी सेम देखो, मैनर ऑफ इलेक्शन सेम है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसेबल वोट, वही वाला पीआरएसटीवी वाला है ना, PRSTV सिस्टम, सिंगल सॉरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसेबल वोट, इलेक्शन का मैनर वही है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसेबल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बहुत सारे एग्जाम में, क्या मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये वहां पर भी देखे थे कि नहीं इलेक्ट, इसका काम क्या होता है, चलो इसका काम देख, अच्छा इसके चेयरमैन कहाँ से होंगे, हम उसके चेयरमैन पढ़े थे पैक का चेयरमैन कहाँ से थे, ऑपोजिशन पार्टी से, ऑपोजिशन पार्टी से चेयरमैन थे, है ना, ऑपोजिशन पार्टी के चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन होंगे ना, इनवरेबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो अगर एस्टिमेट कमेटी बनती है तो उसका जो चेयरमैन होंगे वो बीजेपी से होंगे, ठीक है ना, हाँ रूलिंग पार्टी से, ठीक है, समझ में आ रहा ना। एक बार तुम से पूछूंगी इसके बारे में, एक बार इसका फंक्शन था देखिए, अच्छा फंक्शन यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, ये देखिए इसके बाद फंक्शन क्या है,
एग्जामिन करना, एस्टिमेट करना, इंक्लूड द बजट, सजेस्ट इकोनॉमिक एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसा निकले, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जब पैसा निकलता है, एक बजट से निकलता है कितना खर्च होगा, है ना, तो वो एग्जामिन करता है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट का मतलब ये होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, तो वो बोलेगा द बजट एंड सजेस्ट, ये सजेशन एक देगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में इतना बजट चाहिए, इतना पैसा खर्चा होगा। एस्टिमेट कमेटी क्या बोलेगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए सजेशन देगी, इतना पैसा खर्चा होगा, 1000 के, ठीक है ना, इतना पैसा खर्चा होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब ये क्या करेगा, पहले एग्जामिन करेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना पैसा खर्चा होगा, कितना बजट चाहिए, है ना, कितना बजट चाहिए पब्लिक के लिए, कितना बजट चाहिए, किसी भी पॉलिसी कितना बजट होगा, ये सब एग्जामिन कौन करेगा, तुम्हारा एस्टिमेट कमेटी, है ना, एस्टिमेट कमेटी करेगा। एक बार हम लोग देख भी लेते इसका बड़ा वाला फंक्शन क्या बोला कि असेसिंग पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, ऑर्गेनाइजेशनल enhance efficiency, administrative reform, alignment with the estimate policy। बोला कि कॉस्ट सेविंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या एफिशिएंसी को बढ़ाना है या एडमिनिस्ट्रेटिव को रिफॉर्म करना है, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, एक एस्टिमेट बताइए, ठीक है ना। मान लो कोई पॉलिसी आ रही, एस्टिमेट कमेटी को बोलेगा बताइए आप इसका एस्टिमेट कीजिए, एस्टिमेशन कीजिए कि इस पॉलिसी में कितना पैसा खर्च होगा, आप इसका बजट बताइए, एस्टिमेट कम से कम कितना इसका पैसा होना चाहिए, वो पता करके बताएगी कि देखिए भाई हम लोगों को इतना सेविंग करना चाहिए, इतना हम लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा खर्च करना चाहिए, है ना, इतना एफिशिएंसी में पैसा खर्च, एक बजट बना। प्रपोजिंग अल्टरनेटिव पॉलिसी इनटू ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये प्रपोज करेगी कि भाई देखिए अल्टीमेट पॉलिसी क्या है, ताकि उससे ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी हो, बजट। देखो मान लो कोई पॉलिसी आई, पॉलिसी में बहुत पैसा खर्च हो गया, तो बोलेगी सर ये पॉलिसी हटा के इसमें बहुत ज्यादा वो बजट भाग जाएगा, चलिए दूसरा पॉलिसी, अल्टरनेटिव पॉलिसी उसकी जगह पे, ठीक है ना, इससे एफिशिएंसी भी होगी और हम लोग का इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से करेगा। Scrutinizing whether the allocated fund aligned with the policy implied the estimate are being used effectively। तो कितना फंड कहाँ पे लगेगा, किस पॉलिसी में कितना फंड लगेगा, एस्टिमेट करके बताओ, एस्टिमेट करके बताओ, पता करके बताओ, एक अंदाजा लगा कर कितना पैसा खर्च होगा, है ना, ये रिकमेंडेशन करेगा, है ना, एप्रोप्रिएट फॉर्म में द रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देगा, सर इतना पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा निकाल दो, बस यही एस्टिमेट करके बताएगा बजट। समझ में आया कि क्या करेगा, एस्टिमेट करके बताएगा कि इतना इतना बजट खर्चा होगा, इतना इतना पैसा लगेगा। आ जाओ हम लोग को पढ़ना, ये तुम लोगों से सिलेबस में है कि कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है। मैं तुम लोगों को पहले एक स्टोरी सुना दूं, माइंड में बैठ, कॉन्फेडरेशन क्या है, फेडरेशन क्या है। मुझे लग रहा है सुषमा को पता होगा लेकिन आफरीन को नहीं पता होगा। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ी हो आफरीन, यूरोपियन यूनियन के बारे में तुम पढ़ी हो, हाँ यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ी हो ना। यूरोपियन यूनियन हम लोग क्या बोलेंगे, यूरोपियन यूनियन को बोला जाता है हमारा कॉन्फेडरेशन। हाँ, इंडिया यूएस जैसे कंट्री को क्या बोलेंगे, तुम्हारा फेडरेशन। हाँ देखो मेरा बात सुनो, एक स्टोरी सुनो, कॉन्फेडरेशन किसको बोलेंगे, मान लो तुम्हारा, एक एग्जांपल दे दूं, मान लो कि इंडिया, ये क्या है, सॉवरिन कंट्री है, क्या है, सॉवरिन कंट्री है ना, जो सॉवरिन कंट्री है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी कंट्री में ईटीसी कर दे रही हूँ, ये सारी कंट्री मिलकर ना कोई यूनियन बनाए। जैसे जब वर्ल्ड वार ना, जब वर्ल्ड वार था, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद बोला गया कि हम लोग को एक ऐसा यूनियन बनाए जो जो है ना, एक यूनियन जो है ना, मान लो ये यूनियन, हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जहाँ पे सभी वेस्टर्न कंट्रीज लोग है ना आकर मिलकर बैठकर बातचीत करेगी, है ना, और ये यूनियन जो है ना एक दूसरे को कंट्रोल भी करेगी, बोला गया वर्ल्ड वार 2। तो मान लो कि इंडिया यूएस ने मिलकर कोई यूनियन बना, यूनियन में बहुत सारी कंट्री, फ्रांस है, जर्मनी है, ये लोग सब,
मिलके क्या किया, एक यूनियन बनाए। क्यों यूनियन बनाए, ताकि एक तो हम लोग ट्रेड भी करेंगे, हम लोग आपस में क्या करेंगे, जितने भी करके ऊपर हो, हम लोग क्या करेंगे, बोलिए ऑर्गेनाइजेशन को जो हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग साथ में मिलके हमेशा मिलेंगे, तो एक तो हम लोगों का दोस्त भी बना रहेगा, है ना, पीस पीस भी बना हुआ रहेगा, ट्रेड भी करेंगे, ठीक है ना। और जो वर्ल्ड वार 2 जैसा लड़ाई हुआ है ना, इस तरह से हम लोग इस तरह के वार को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करें, ऐसा बोला गया वर्ल्ड वार 2 था। और इस वजह से तुम्हारा यूरोपियन यूनियन भी आया। यूरोपियन यूनियन आने का वजह यही था, जैसे जर्मनी क्या था, वर्ल्ड वार रिस्पॉन्सिबल थी, तो जो जर्मनी थी, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो सबको साथ मिलकर यूनियन में आके बातचीत करना चाहिए, हमें चाहिए। इस तरह से क्या होगा, एक यूनियन, एक इंटीग्रिटी बनी हुई, ठीक है ना। इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ना, तो इसको हम लोग कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब इससे कॉन्फेडरेशन जब बनता है ना, उसमें ना कोई एक कंट्री नहीं रहती, बहुत सारी कंट्री मिलकर, वो भी सॉवरिन कंट्री एक यूनियन बना, बहुत सारी कंट्री पर एक यूनियन बना। क्यों बनाएगी, हम लोग साथ में से क्या करेंगे, हम लोग साथ में क्या करेंगे, एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवलिंग करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, बायलेटरल एग्रीमेंट करेंगे, हम लोग साथ में क्यों, मतलब बातचीत, अच्छा माहौल बना हुआ रहेगा, इस वजह से करेंगे। तो यहाँ पे बोला कि जो यूनियन बनेगा ना, तो यहाँ पे कंट्री आके बनेगी, एक कंट्री नहीं, बहुत सारा कंट्री आके, इसी तरह यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री नहीं मिलती, यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्री और टोटल याद है टोटल, इस वक्त को पढ़ाई थी ना, यूरोपियन यूनियन देखो, यूरोपियन यूनियन में ना अभी 27 कंट्री, ठीक है, और ये 27 कंट्रीज जो है ना, ये जो है ना आकर ये सारी क्या है, सॉवरिन कंट्री, ठीक है। और ये लोग आके अपना क्या करती है, आपस में ट्रेड करती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, पीसफुली एग्रीमेंट करती है, हर तरह से हेल्प करती है। इस तरह का अगर कोई यूनियन बनाता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फेडरेशन। यूरोपियन यूनियन क्या हुआ बोलो तो, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन एक यूनियन है, सॉवरिन स्टेट दैट हैव द फॉर्म ए कॉमन गवर्नमेंट, मतलब सॉवरिन स्टेट लोग मिलकर एक कॉमन गवर्नमेंट, देख लो यूनियन में 27 कंट्रीज है, ये सॉवरिन कंट्री, ये सॉवरिन कंट्री कर कॉमन गवर्नमेंट था, जिसका नाम रखती है यूनियन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन जो है वो सॉवरिन स्टेट मिलकर बना, सॉवरिन स्टेट दैट हैव द फॉर्म एक कॉमन गवर्नमेंट, सॉवरिन स्टेट बनाते, सुन लो, सॉवरिन स्टेट का बना हुआ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्फेडरेशन। 27 कंट्रीज, 27 सॉवरिन कंट्री, अभी हम लोग भी बना सकते हैं, इंडिया भी बना सकती है, इंडिया भी 4-5 कंट्री के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कॉन्फेडरेशन बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि कॉन्फेडरेशन कैसे बनता है, बोलेगा कि एक यूनियन, वही यूनियन क्या करेगा, सबको लेकर चलेगा, एक यूनियन होगी और वही यूनियन सबको लेकर चलेगा। कॉन्फेडरेशन कौन बनाता है, याद रखो, सॉवरिन स्टेट फॉर्म करते, कौन फॉर्म करता है, सॉवरिन स्टेट, कोई भी सॉवरिन स्टेट आपस में मिलकर, अगर 4-5 या 6-7 कितने भी 6 सॉवरिन स्टेट के साथ चलो हम एक कॉमन गवर्नमेंट बनाते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फेडरेशन, ठीक है। ए यूनियन ऑफ इक्वल सॉवरिन स्टेट दैट हैव ए फॉर्म ए कॉमन गवर्नमेंट, जब सॉवरिन स्टेट आपस में मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन। अच्छा, ये जो सॉवरिन, ये जो कॉन्फेडरेशन बनता है ना, ये ऐसे रैंडमली नहीं बनता है, ये ट्रीटी के बेस पे ही बनता है, जैसे यूरोपियन यूनियन ट्रीटी से बनी है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, याद है ना,
ये पढ़ाई थी कि 1992 में प्लास्टिक ट्रीटी आई थी, तो तुमको जो भी कॉन्फेडरेशन बनाना है तुमको ट्रीटी बनाना पड़ेगा। देखो ट्रीटी में लिखना भी पड़ेगा ना कि 27 कंट्रीज जो है क्या क्या रूल को फॉलो करना है, क्या क्या हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, है ना। कॉन्फेडरेशन क्या है? सॉवरिन स्टेट का एक ग्रुप है, याद रखना। सॉवरिन स्टेट आपस में मिलकर बनाते हैं। दूसरा कि ये ट्रीटी बेस्ड है, ट्रीटी बेस्ड यूनियन गिविंग लिमिटेड पावर। ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सबको लिमिटेड पावर दे दिया जाता है टू सेंटर द प्रोटेक्ट स्टेट लिबर्टी। ये लोग क्या करेंगे? सभी स्टेट की लिबर्टी को प्रोटेक्शन देंगे, जितने भी इस स्टेट के मेंबर होंगे। ये बना किस पे? बेस्ड होगा, अभी समझो। लेकिन फेडरेशन का मतलब क्या है? मैं फेडरेशन का मतलब बताई थी कि फेडरेशन किसको बोलेंगे? जब पावर बोला, एक तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एक यहाँ पे प्रोविंशियल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? बीजेपी। चलो मैं इंडिया का एग्जाम, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट। और फेडरेशन में हमेशा बोल रहा, चाहे कहीं भी प्योर फेडरेशन हो, किसी भी फेडरेशन का मतलब मैं समझा रही हूँ कि फेडरेशन में हमेशा फेडरेशन में पावर डिवाइड होगा। देख लो, फेडरेशन में हमेशा पावर डिवाइड होगा, तो सेंट्रल के पास पावर होगा और एक तो प्रोविंसेस के पास। प्रोविंशियल किसको बोले? स्टेट। कहीं पे प्रोविंशियल बोला था, कहीं स्टेट बोला था। किसी को बीजेपी सेंट्रल में हेड है और वेस्ट बंगाल में कौन है? ममता बनर्जी। तो पावर का डिवीजन है। तो बोला कि फेडरेशन किसको बोलते हैं? जहां पे पावर का डिवीजन हो सेंट्रल स्टेट के बीच में। कोई पूछेगा व्हाट इज ए फेडरेशन, तुम बोलना जहां जब सेंट्रल और स्टेट की पावर का डिवीजन है, इसको फेडरेशन बोलते हैं। हाँ, इंडिया में भी है, मैं क्या बोली, इंडिया में है, लेकिन इंडिया में कौन वाला है? इंडिया में जो फेडरलिज्म है हम क्या बोलते हैं? सेमी फेडरलिज्म। लेकिन है तो ना, इंडिया में ऐसा तो नहीं सेंटर स्टेट को पावर नहीं दिया गया। अभी ममता बनर्जी एग्जाम करवा रही है ना, पावर है तब तो एग्जाम करवा रही है, टीचर वाला। सेंटर ने क्या किया था? एग्जाम को ये कितने सारे जॉब को कैंसिल कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी फिर क्या किया? एग्जाम तो करवा रही है ना। ऐसा तो नहीं कि पावर नहीं, पावर है। जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल और स्टेट की, इसको फेडरेशन बोलते हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन किसको बोलते हैं? कॉन्फेडरेशन सॉवरिन स्टेट मिलकर बनाती है कॉमन गवर्नमेंट, ठीक है। बोला कि जो फेडरेशन होता है ना, यहाँ पे इसको स्टैब्लिश कैसे किया जाता है? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। फेडरेशन जहाँ पे होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पावर को डिवाइड करना है सेंट्रल स्टेट के बीच में। माना कि इंडिया में जो फेडरेशन है वहां पे स्टेट को पावर दिया गया 30% और सेंट्रल को दिया गया 70%। लेकिन पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन है। यूएस में हम देखेंगे तो यूएस में बिल्कुल बराबर पावर का डिवीजन है ना। 50% स्टेट को दिया गया तो 50% सेंटर को दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरेशन, जहां पे पावर डिवाइड हो। फेडरेशन कैसे बनता है? अगर मान लो कि तुम्हारा किसी भी स्टेट में पावर का डिवीजन किया गया है ना, सेंटर को भी दिया गया और स्टेट को भी। पावर का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। याद रखो माइंड में, पावर का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? फेडरेशन। लेकिन कॉन्फेडरेशन बोलेंगे यहाँ पर कंट्री मिलकर सॉवरिन कंट्री या सॉवरिन। अच्छा, स्टेट किसको बोले? स्टेट बार बार इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग कंट्री को स्टेट बोलते, याद रखें। जब हम लोग आयर पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कंट्री को ही रेफर करके स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे जो मैं सॉवरिन स्टेट बोल रही हूँ ना, ये सॉवरिन कंट्री 27 कंट्री मिलकर जब कोई गवर्नमेंट बनाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फेडरेशन। और ये जो कॉन्फेडरेशन बनती है ट्रीटी के बेस पे बनती है। जैसे देखिए यूरोपियन यूनियन आया था तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू आई है ना, जबकि ये तो कंट्री के अंदर होती है ना, यहाँ पे तो पावर का बस डिवीजन होता है, ठीक है। अभी मैं इसका फ्लो चार्ट भी बनाऊंगी अपने सब। बोला कि सेंट्रल authority role bind state together individual have no right to peace towards central government। बोला कि यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन में जो हेड बैठ के होगा, इसका कोई राइट नहीं है जो 27 स्टेट कंट्रीज उसके इंडिविजुअल पर। जो कंट्री के मान लो कि जो ये तो हट गई, सॉरी, मान लो जर्मनी इसके मेंबर है, तो जर्मनी के जो लोग होंगे ना, उस पर यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्रोल। ये लोग क्या करती है? ये लोग साथ मिलकर बाइंड स्टेट टुगेदर, सभी स्टेट साथ मिलकर क्या करती है? क्या किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, क्या पॉलिसी बनाना है,
क्या ट्रीटी करना है, ये सब बैठ के 27 कंट्रीज करती है आपस में। लेकिन इन कंट्री का जो सिटीज होते हैं, मतलब जो सिटीजन होते हैं, उन पर इन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता। इंडिविजुअल हैव नो राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन यूनियन में जो यूरोपियन यूनियन में एक हेड होता है, वो पता होगा, यूरोपियन यूनियन का जो हेड होगा 27 कंट्रीज इस पे बेस है। यूरोपियन यूनियन में जरूरी नहीं यूरोपियन यूनियन ही कॉन्फेडरेशन, इस तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो कॉन्फेडरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो बोला कॉन्फेडरेशन में जो एक हेड होता है जिसको सेंट्रल, कॉन्फेडरेशन में सिर्फ एक ही हेड होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसका इसका कंट्रोल वो 27 कंट्रीज है ना, 27 कंट्रीज में कौन कौन है तुम्हारा, बेल्जियम भी है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा जर्मनी भी है, बहुत सारी कंट्री है इसमें, जर्मनी वगैरह भी है। तो मान लो जर्मनी के जो सिटीजन, तो जर्मनी के सिटीजन पर यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। लोगों का कंट्रोल उसके सिटीजन पे क्यों, यहाँ तो कंट्री ने मिल के बनाया ना, तो कंट्री से बात करो, मेरे सिटीजन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मैं अपने सिटीजन को खुद हैंडल करूँ, ठीक है। पहले इसका मेंबर यूके भी, लेकिन यूके ने ब्रेग्जिट ले लिया। इस बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था मेरे कि ब्रेग्जिट कब हुआ था। हाँ, 2016 में तुम्हारा ब्रेग्जिट हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, 2020 में निकल गया, ठीक है, 2020 में यूके निकला है। ब्रेग्जिट हुआ था 2016 में, बट ब्रेग्जिट का मतलब होता है यूके का एग्जिस्ट यूरोपियन यूनियन, ये बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि देखो 27 कंट्रीज की जितनी भी सिटीजन है, 27 कंट्रीज में कितने कंट्रीज है, 27 है ना। तो जो 27 कंट्रीज है, 27 कंट्रीज की जो सिटीजन है पर यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्रोल नहीं है। आपका क्यों कंट्रोल होगा, मैं तो सिर्फ बस, जैसे कि मान लो कि जहां तक मुझे पता है कि 27 में ऑस्ट्रेलिया है, खाली समझना बस, बेल्जियम है, मैं खाली बी भी नहीं, बेल्जियम है तुम्हारा, और कौन है, हाँ थाईलैंड है, के बाद तुम्हारा फ्रांस भी है और जर्मनी, चलो इतना में रखें। तो ये जो इनके जो सिटीजन होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन, बेल्जियम के सिटीजन, इन पे यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी जो कॉन्फेडरेशन के जो हेड हो, है ना, जो कॉन्फेडरेशन जैसे गवर्नमेंट के यूनियन के हेड होंगे, उनका इन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि ये लोग क्या करेंगे, बाइंड स्टेट टुगेदर, ये लोग आपस में ही 27 कंट्री या जो भी कॉन्फेडरेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे, वो लोग आपस में मिलकर अपने ही ट्रीटी बनाएंगे, अपने ही एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, है ना, अपने आपस में मिलकर रूल बनाएंगे, ठीक है ना। इनके सिटीजन पे कुछ नहीं चलेगा, एक दूसरे का इख्तियार नहीं चलेगा, ये लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा कि लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पे क्या होता है, फेडरेशन में बोला फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पावर दिया गया वो अपना पावर को यूज करता है, प्रोविंशियल मतलब क्या, स्टेट को जितना पावर दिया गया वो अपना चलाती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंट्रोल चलाती है इंडिविजुअल के ऊपर, और जो प्रोविंशियल होता है वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलाती है, बिल्कुल, है ना। फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, वो लोग क्या करता है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलाता है। लेकिन जो कॉन्फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसको इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी पावर नहीं होगा, कोई राइट नहीं, है ना। क्यों होगा भाई, तुम तो कॉन्फेडरेशन हो ना, कॉन्फेडरेशन किससे मिलके बना है, 27 मेंबर कंट्री से मिलके बना। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये तो यूरोपियन यूनियन एक एग्जांपल है, इसमें कोई भी कॉन्फेडरेशन आ सकता है, जो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बस एक ही चैम्बर होता है, सिंगल चैम्बर होता है, जबकि यहाँ पे 2 चैम्बर होता है ना। फेडरेशन में 2 चैम्बर होता है, बोला कि लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे अलग होगा और स्टेट लेवल पे अलग होगा, है ना। अच्छा, बोला कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फेडरेशन को यूनियन ऑफ द स्टेट, याद रखना, कॉन्फेडरेशन को यूनियन ऑफ द स्टेट बोलेंगे, क्यों कि वहां पे वो क्या है, वो बस सिर्फ यूनियन है, वो 20 स्टेट का यूनियन है ना। वो किसका हेड है, वो 27 स्टेट, मैंने 27 स्टेट में एग्जांपल दे रही हूँ, याद रखना। बस सिर्फ यूरोपियन यूनियन है कॉन्फेडरेशन, तो कोई भी कॉन्फेडरेशन बन सकता है, कोई भी इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ना, वो कॉन्फेडरेशन के अंदर आ जाए,
याद रखना। तो मान लो कि तुम तो सिर्फ वो स्टेट के जो स्टेट मिल के बना 27 स्टेट से मिलके बना यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? कॉन्फेडरेशन। तो ये कॉन्फेडरेशन तुम ये 27 स्टेट के हेड हो, ठीक है? तुम सिर्फ 27 स्टेट के हेड हो, तुम उसके इंडिविजुअल के हेड नहीं हो। इसलिए मैं तुमको क्या बोलूंगा? कॉन्फेडरेशन को यूनियन ऑफ द स्टेट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉन्फेडरेशन को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ द स्टेट। सिंगल चेम्बर होता है, लेकिन उसके अगर अपोजिट तुम देखोगे फेडरेशन में क्या होता है? यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट का तो यूनियन स्टेट का तो हेड होता ही है, लेकिन कम्युनिटी ऑफ द स्टेट लोगों का भी हेड होता है ना। इसको या तो कम्युनिटी ऑफ द पीपल भी बोलो या ये यूनियन ऑफ द पीपल भी बोल सकते हैं। मतलब जो यूनियन है ना वो स्टेट का तो हेड होता है और पीपल का भी हेड होता है, लोगों का भी हेड होता है। मैं एक बच्चे को बना देता हूँ। जैसे देखो यहाँ ये हो गया कॉन्फेडरेशन और ये हो गया फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है? तुम्हारा सेंटर प्लस स्टेट ना, पावर डिवीजन तो हो गया फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन क्या होता है? 27 कंट्रीज ने मिलकर इसको कॉन्फेडरेशन बनाया। बस ये जो कॉन्फेडरेशन है ना, ये इसका पावर जो है ना बस इस स्टेट के ऊपर ही चले, बस 27 स्टेट के ऊपर चले। ये मैं नाम भी बताई, जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, फाइनलैंड है, इनके ऊपर चलेगी, लेकिन इनके लोगों पे नहीं चलेगी। सिर्फ इनके ऑस्ट्रेलिया को प्रेशराइज कर सकते हैं, फाइनलैंड को कर सकते हैं, ब्राजील को कर सकते हैं ना, सिर्फ स्टेट को प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन सेंटर बोला कि यूनियन ऑफ द स्टेट भी है, यूनियन ऑफ द स्टेट भी है और यूनियन ऑफ द पीपल भी, यूनियन ऑफ द पीपल मतलब ये लोगों का भी हेड है और स्टेट का भी है। फेडरेशन फेडरेशन में फेडरेशन जो है ना वो स्टेट का भी हेड है और लोगों का भी है ना, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्फेडरेशन किसका हेड है? सिर्फ स्टेट का, तो इसलिए इसको यूनियन ऑफ द स्टेट। हाँ, तो अब एग्जाम्पल अगर तुझे पूछे कि बताओ तो कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल दो, कौन से कंट्री में कॉन्फेडरेशन है, कौन से कंट्री में कॉन्फेडरेशन है, तो देख लो। सॉरी, कौन सा कंट्री में नहीं, कॉन्फेडरेशन किसको बोलते हैं? तो हम लोग को कॉन्फेडरेशन बोल सकते हैं। स्विट्जरलैंड 1848 से पहले स्विट्जरलैंड भी कॉन्फेडरेशन मतलब ट्रीटी के अकॉर्डिंग बना हुआ था, है ना, लेकिन अब स्विट्जरलैंड एक स्टेट बनी, पहले थी 1844 से ये कॉन्फेडरेशन थी, लेकिन याद रखना स्विट्जरलैंड 1848 से पहले कॉन्फेडरेशन थी। लेकिन आज का अगर तुम एग्जाम्पल मांगेगा कि कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल दो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही यूक्रेन। फ्यूचर से एक बार हम लोग देखेंगे कॉन्फेडरेशन का, ठीक है ना, पहले हम कॉन्फेडरेशन। चलिए चल लिखूंगी, बताना कि मैं मतलब तुम तो भी बोल सकते सवाल, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलना, तो ऐसा नहीं कि पूछना नहीं, ठीक है, पूछना नहीं समझ में आएगा तो पूछना। कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन का पहला फीचर क्या है कि सॉवरिंग स्टेट मिलकर बनाती है। कौन बनाता है इसको? इसको फॉर्म कौन करता है? इसको फॉर्म सॉवरिंग स्टेट मिलकर ही फॉर्म करता है ना। दूसरी बात है कि ये कैसे बनती है, किस पे बेस्ड? तो ट्रीटी पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी ट्रीटी के बेस पे ही बनेगी। इसको अगर बनाएंगे क्योंकि सब स्टेट जब मिलेगी आपस में तो लोग ट्रीटी बनाएगी, तब तो बोले चलो ना हम लोग एक यूनियन बनाते, तो ठीक है, हम लोग एक बनाते, ठीक है ना, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते, ठीक है ना, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी ट्रीटी के बेस पे नाम लाएंगे। ट्रीटी क्यों आते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। देखो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे, है ना, तो कॉन्फेडरेशन किस पे बनती है, जो है मुझे लिखना पड़ेगा, किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड किस पे होती है? तुम्हारा बेस
बेस्ड होती है ट्रीटी के ऊपर, ठीक है। कॉन्फेडरेशन पे इंडिविजुअल के ऊपर राइट होता है, बोलो तो। कॉन्फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, कॉन्फेडरेशन में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, क्या इंडिविजुअल पे राइट होता है? नहीं, नहीं, इंडिविजुअल हैव नो राइट, ठीक है, इंडिविजुअल हैव नो राइट। इंडिविजुअल के पास हैव नो राइट, इंडिविजुअल के लिए इनके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? सिंपली इनको क्या बोलेंगे? अगर हमको बोलना है तो सिंपली क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या बोल के पुकारना होगा तो पुकारेंगे यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मुझे देना होगा तो मैं दे दूंगी यूनियन। फ्लो चार्ट देख लो, बस यही याद करना और कुछ नहीं। कॉन्फेडरेशन का फीचर यही है, सॉवरेन स्टेट मिलकर बनाती है, किसी ट्रीटी पे बेस्ड होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिविजुअल के ऊपर कोई राइट नहीं मिला हुआ था, स्टेट के ऊपर राइट, इसलिए इसको यूनियन ऑफ द स्टेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कॉन्फेडरेशन का? यूनियन। इसका बार बार लेफ्ट हो जा रहा तो आफरीन। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, देख लो ये वाला चार्ट कॉन्फेडरेशन का। कॉन्फेडरेशन बनता कैसे है? तुम्हारा सॉवरेन स्टेट मिलकर बना, किस चीज पे बेस्ड होता है? तो ट्रेडिंग पर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है लेकिन इसको इंडिविजुअल के ऊपर कोई राइट नहीं, क्योंकि कि स्टेट मिलकर बनाते हैं, स्टेट के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको यूनियन ऑफ द स्टेट। कॉन्फेडरेशन को किस नाम से बोलेंगे? इसको रिकॉल करना होगा तो क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ द स्टेट। कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूनियन, ठीक है। अच्छा, इसको कभी कभी लीग ऑफ नेशन भी, लीग ऑफ नेशन की कॉन्फेडरेशन, मतलब कोई चीज इस के लिए बनती है, कोई ट्रीटी के अकॉर्डिंग तो बोला जाता है, कहीं कहीं बोलता है नहीं, किसी बुक में बोलता है हाँ, किसी बुक में बोलता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कॉन्फेडरेशन के बारे में। अब हम एक बार फेडरेशन के बारे में चार्ट बनाते हैं। ये चार्ट का फोटो लेना है, ले लो, मैं इरेज कर, ठीक है। हाँ, मैं तो डिलीट कर दिया, चलो जरूर रहने तो, मैं यहाँ छोड़ दे रही, छोड़ हो गया। छोड़ दो, रहने दो, मैं इसी में यही वाला पीडीएफ भेज दूंगी इसको, ये करके क्या नाम है, रहने दो, ये पीडीएफ में ही रहेगा, मैं इसको डिलीट, ठीक है, छोड़ वेट कर यहाँ पे तो है। अब बनाते हैं फेडरलिज्म का, ठीक है, कि फेडरलिज्म का लग रहा है सुषमा का ये हो गया, क्या नाम है, लिफ्ट हो गया, लग रहा है हमको सब प्रॉब्लम हो। चलो एक मिनट, मैं खड़ा ले ली। चलो आज हम लोगों को क्या बनाना था? फेडरेशन। फेडरेशन किसको बोले? नहीं बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता होगा। फेडरेशन, ठीक है ना। फेडरेशन में क्या होगा? मतलब फेडरेशन में क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और प्लस और कौन होता है? एक तुम्हारा प्रोविंशियल होगा। प्रोविंशियल किसको बोलेंगे? स्टेट को। एक प्रोविंशियल यूनिट्स होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा कि यहाँ पे क्या होता है, इसको स्टैब्लिश किया जाता है, यहाँ पे पावर का डिवीजन है ना, डिवाइड, यहाँ पे क्या होता है? पावर डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? सेंट्रल स्टेट के बीच, है ना। यहाँ पे क्या होता है? फेडरेशन में पावर डिवाइड होगा। पावर क्या होता है? डिवाइड, डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर कंट्रोल, है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा होगा ना, यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे सेंट्रल, रुक जाओ, सेंटर, वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पे सेंटर प्लस प्रोविंशियल दोनों है ना, सेंटर और स्टेट दोनों है यहाँ का, प्रोविंशियल
का कंट्रोल है ना, इन दोनों का कंट्रोल किसी किसके ऊपर होगा, ये लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी करते हैं और प्लस रेगुलेट भी करते हैं इसको, इंडिविजुअल, इसको, ठीक है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका कंट्रोल होता है इंडिविजुअल के ऊपर, रेगुलेट भी करते हैं, ठीक है, या अच्छा वहां पे सिंगल चेम्बर बोले थे कि नहीं बोले थे, मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ का चेम्बर कैसा होता है, यहाँ पे दो चेम्बर होते हैं, चेम्बर, दो चेम्बर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो चेम्बर, ठीक है, अच्छा, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन ऑफ द पीपुल या कम्युनिटी ऑफ द पीपुल, जो भी हो, है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, ऐसे, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल, ठीक है, हो गया ये वाला कंप्लीट, कॉन्फेडरेशन ऑफ, मैं ये वाला छोड़ दूंगी तो वैसे ले लेगा, ठीक है, ये सब डिलीट कर दूंगी, सिर्फ जो फ्लो चार्ट बनाई हूँ ना वो कर दूंगी। अच्छा आ जाओ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो एक चीज, वो टॉपिक खत्म, मैं तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन कर लो तो अच्छा ये वाला कर लो, तो ये वैसे मैं करवा चुकी हूँ, मैं इसलिए लाई हूँ ना क्योंकि टॉपिक में है भी, और पता नहीं मुझे याद नहीं था कि मैं ये करवाई हूँ, लेकिन मुझे लगा नेट वाले क्लास में छोटा कर, देखो पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम लोग को पार्लियामेंट्री पढ़ना और प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किसको, पार्लियामेंट किसको है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ये होता है, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग पढ़े थे, मतलब जब मैं डेमोक्रेसी पढ़ाई थी तो बताई थी कि किस तरह से गवर्नमेंट का बंटवारा, यहाँ पे मैं खाली गवर्नमेंट सिस्टम बता रही हूँ, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे पीएम हेड होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे होता है, तो देखिए सामने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, तो इंडिया में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, तो यूएस में, और मैं ये वाला इसलिए नहीं बता रही ना क्योंकि मैं एक जगह से बताऊँ, ये वाला सिखाऊँ, अच्छा बोला कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से, वहाँ पे ड्यूअल कैसी होती है, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब देखिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, जल्दी से नाम बता दो, प्रेसिडेंट, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा ना, वहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव, एक हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डुअल, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, क्यों, क्योंकि बस यहाँ पे प्रेसिडेंट ही है, यहाँ पे पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट ही हेड होता है, प्रेसिडेंट एज ए बोथ, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट भी होगा, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक ही है, कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह का रोल नहीं। सबसे बड़ा फीचर देखोगे तो यहाँ पे जो होता है ना तुम्हारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जब प्रेसिडेंट बनता है ना उनको एक फिक्स टर्म दिए जाए, फिक्स टर्म और 4 ईयर के रहे रहना, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फिक्स नहीं रहता है, कि नो, यहाँ पे नो फिक्स लिखा है एक्चुअली, नो फिक्स टर्म, क्यों होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लग के हर सकता है, इंडिया में हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लग के हर सकता, यहाँ पे एक्चुअल में नो फिक्स मुझे नहीं, तो मेजोरिटी पे गवर्नमेंट बनती है, जब मेजोरिटी बेस पे गवर्नमेंट बनेगी तो मेजोरिटी हटी, जहां मेजोरिटी हटी तो क्या हो गया तुम्हारा, नो कॉन्फिडेंट मोशन लग, क्या लग गया, नो कॉन्फिडेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंट मोशन लग, ठीक है, मतलब मेजोरिटी रूल पे गवर्नमेंट बनती है, जहां मेजोरिटी रूल हटा नो कॉन्फिडेंट मोशन लग गया, जब नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा तो देखो 5 ईयर से पहले ही गवर्नमेंट हट गई, तो इस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट फिक्स, नो फिक्स्ड है, दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फिक्स टर्म होता है 4 साल का, लेकिन
हम लोग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन 5 साल के बाद होता है, लेकिन जहाँ मेजोरिटी भंग हुआ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मेजोरिटी लोकसभा से घटा, जहाँ मेजोरिटी साथ छोड़ दिया, वो कॉन्फिडेंट मोशन लगेगा, प्राइम मिनिस्टर हट जाए, रिजाइन देना पड़ेगा ना। तो ये मेजोरिटी रूल पे बनती है, इस वजह से तुम्हारा ये फिक्स नहीं है ना, याद रखो ये फिक्स नहीं है। और ये फिक्स है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस और एक और बात है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर। यहाँ पे हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कोई भी काम करती है ना, उसको जाके लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कामों, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई काम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर यहाँ पे काम करती है ना, उसको लेजिस्लेचर के सामने जाके रिस्पॉन्सिबल होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, हमने ये काम किया चाहिए। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर कोई काम करती है लेजिस्लेचर के सामने आके, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, यहाँ पर भी पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो, बोलो क्यों? ये बोला पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द मेजोरिटी। देखो मेजोरिटी पार्टी मिलके बनता है, तो सब मिलके बनना, बहुत सारा होमोजेनिटी लोग बना, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो यहाँ वैसे याद रखो, यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं थी, यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसा, है ना, का मतलब एक जैसा, तो यहाँ पे एक जैसा नहीं के बात, ठीक है। ये तो ये बताया ना कि यहाँ पे डुअल मेंबर, ये बड़ा याद करना, यहाँ पे लीडर कौन कहलाएगा, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, जबकि यहाँ पे डोमिनेशन किसका चलता है, प्रेसिडेंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्य यहाँ पे हम लोग लोअर हाउस, यहाँ पे लोअर हाउस किसको बोलते हैं, सुषमा बताओ। यूएस में है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, यूएस में। तो यूएस में लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, सेनेट। तो सेनेट को कभी हम लोग, हाँ, तो हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते, सॉरी, हाँ, नहीं सॉरी, लोअर हाउस सेनेट को नहीं बोलते, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, सेनेट तो तुम्हारा ये हो गया, ये देखो कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है। लोअर हाउस किसको बोलेंगे, लोकसभा को, जहाँ ज्यादा मेंबर है, तो है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा लोअर हाउस किसको बोलेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। दोनों मतलब ऐसे याद रखना कि लोअर है लेकिन ज्यादा वाला है, तो यहाँ पे हम डिसॉल्व नहीं कर सकते ना, डिसॉल्व नहीं। यहाँ पे ये सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो फीचर है हमारा, ये है कि फ्यूजन ऑफ पावर है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है बोलो तो, फ्यूजन और मिला हुआ, तब जो दिखे एक, तब एक जो है ना, पूरा फ्यूजन है पावर, मिला जुला एक ही जगह, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है जगह में, क्या है, एक मिनट, समझना, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर है, जबकि जहाँ पे यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर है, यूएस में तो बहुत बड़ा सेपरेशन ऑफ पावर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ब्रांच है ना हमारा, जो तुम्हारा जैसे कांग्रेस है ना, जैसे यहाँ पे क्या तुम्हारा 3 ब्रांच मिलके बनती है, कैसे कैसे बनती है बोलो। बोला है कि यहाँ पे जो पावर का डिवीजन है ना, पावर का डिवीजन पता नहीं चलता है, जैसे कि तुम्हारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये होता है ना, हाँ, तो सब एक दूसरे को, हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। यूएस में पूरा सेपरेशन ऑफ पावर है, हाँ, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, सबका अपना अपना पावर बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जैसे जुडिशरी क्या करती है, थोड़ा लेजिस्लेचर तो जुडिशरी यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पे पता नहीं चलता है, फ्यूजन ऑफ पावर है, तब तो एक दूसरे इंटरफेयर कर सकते हैं, एक दूसरे काम में इंटरफेयर करते,
यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, इसको दो काम दिया गया वो बिल्कुल क्लियर से चेक एंड बैलेंस है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ चेक एंड बैलेंस है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल है। प्रेसिडेंशियल सुपीरियर, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सुपीरियर होता है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबल गवर्नमेंट, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ना उसका फिक्स टेन्योर होता है। एक बार यहाँ पे तुम लोगों को चार्ट बना दो समझ, एक बार मैं तुम लोगों को क्लियर कर देती हूँ, मैं तुम ना देखो इंडिया में क्या है, जो इंडिया में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा इसको बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस, और इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। अब आ जाओ यूएसए, यूएसए में क्या है, एक है तुम्हारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और एक है तुम्हारा सीनेट। देखो ना यहाँ चलो समझ जाना है, एक है सीनेट, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और जो सीनेट है उसको हम लोग बोलेंगे अपर हाउस। ये कंफ्यूजन हो गया था ना, इसलिए तुम लोगों को क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर जो लोकसभा, यहाँ का लोकसभा, ये अगर राज्यसभा दूसरा, चलो अब मैं तुम लोगों को समझा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या तुम्हारा डिफरेंस है लोग ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैं लिख रही हूँ, छोटा छोटा वर्ड लिखो, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहले एग्जाम्पल दे दो, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर है, एग्जाम्पल दो। इंडिया में। और फिर तुमको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना, ठीक है। बताओ सिस्मा, क्या आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ गया। फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ पे, फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ पे, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, फ्यूजन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री में, बिल्कुल सही बोले, फ्यूजन ऑफ पावर। तो इधर क्या हो जाए, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर। समझ में आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि मैं फिक्स कहाँ लिखूं, फिक्स टर्म कहाँ होता है, फिक्स टर्म प्रेसिडेंट में फिक्स टर्म होता है, जबकि यहाँ पे नो फिक्स टर्म होता है। भाई क्यों नो फिक्स होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजोरिटी की बेस, मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, समझ में आ गया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है बताओ, नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम होती है लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे होगा नॉट, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा बताओ डुअल एग्जीक्यूटिव्स कहाँ है, डुअल एग्जीक्यूटिव्स, पार्लियामेंट्री में डुअल आएंगे ना, यहाँ पे तुम्हारा दो होता है ना, एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो, जबकि यहाँ पे खाली प्रेसिडेंट होता है, तो यहाँ पे सिंगल आएंगे, सिंगल एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, जबकि यहाँ पे तुम्हारा डुअल एग्जीक्यूटिव ऐसे हो गया कि एक एग्जीक्यूटिव को हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, एक को बोलते हैं, हाँ हाँ
ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद मुझे बताओ नो कॉन्फिडेंट मोशन कहाँ लगता है? नो कॉन्फिडेंट मोशन इधर लगता है ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे आएगा? किस तरह प्राइम मिनिस्टर लीडर कहाँ होता है? प्राइम मिनिस्टर इधर प्रेसिडेंट है। मुझे बताओ कि चेक एंड बैलेंस कितना आएगा? बिल्कुल, इधर क्या है चेक एंड बैलेंस में, कहाँ लिखी चेक एंड बैलेंस? यहीं पे लिखी, ठीक है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर के पास लिखे, तो इसका मतलब ही होता है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा चेक एंड बैलेंस स्टेबल गवर्नमेंट कहाँ आएगा? नहीं, प्रेसिडेंशियल को स्टेबल गवर्नमेंट बोला जाता है। बस इतना याद रख लेना, हो गया काम। देखो सुषमा ठीक चल रहा ना मेरा लैपटॉप, ठीक चल रहा ना, कोई ये नहीं हुआ है ना? चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। मैं आज थोड़ा सा ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है आफरीन तुम बताओ। बिल्कुल सही बोली, ये वाला बताओ। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? हाँ 12 मेंबर को क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा। राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? 4 नंबर क्वेश्चन। गलत बोली। सुनो सुनो मैं लोगों को कंफ्यूजन क्लियर कर दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में, सिर्फ 6 स्टेट में, वो कैसे करेगी बताओ? जैसे देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6, हाँ एमएलए एमएलए होता है ना, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना ये सिर्फ 6 ही स्टेट में है बस, तो इसको उतना कहाँ पावर दिया जाए? वो भी कौन तुम कब करके मैं याद कराई? क्या चलो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इलेक्ट करता है। मैं क्या बोली थी, यहाँ पे जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है। कैसे भाई? हम लोग एमएलए को, लोग क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, पीपल एमएलए को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, और एमएलए क्या करते हैं राज्यसभा का मेंबर को हाँ अपॉइंट करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर को ये लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, अच्छी बात है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ मांग रहा ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है बोली चलो इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, बोलो दिस मार्क। बिल्कुल सही। ये बताओ ये वाला, व्हाट इज द मिनिमम एज बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा? बोलो आफरीन, सुषमा तो बोल दी। हाँ बिल्कुल सही हो गया, इसको ऐसे करना और 6 और है ना, और 5 and 25, ये हो गया लोकसभा का और ये हो गया राज्यसभा का। हाँ अच्छा तो एक चीज ऐसे याद में तुम लोग करवा दी थी, जो एक मिनट ऐसे रहना है, प्रेसिडेंट PRESIDENT 35 ईयर एज, ठीक है, देखो ना प्रेसिडेंट का 35 ईयर एज। उसके बाद आएगा तुम्हारा राज्यसभा, राज्यसभा का एज क्या है मेंबर बनने का? 30। लोकसभा का हाँ देखो ना याद कर लो, अच्छा है, लोकसभा का एज क्या है? 25। उसके बाद पंचायत इलेक्शन, पंचायत के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए एज क्या है? 21 हो गया ना, तो याद कर लो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो
व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? अभी राज्यसभा का पूछेंगे क्या? ये डबल क्वेश्चन आया, इसमें हटाओ, इसको करो। 33 इन द पार्लियामेंट हु टेक द फाइनल डिसीजन, कौन फाइनल डिसीजन लेता है कि ये मनी बिल है या नहीं? कौन फाइनल डिसीजन? स्पीकर। मनी बिल का आर्टिकल बताओ, आर्टिकल बताओ, मनी बिल का आर्टिकल बताओ। 110। ठीक है, मैं यहाँ और भी क्वेश्चन पूछूंगी, रुक जाओ। मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है? लोकसभा में, बिल्कुल। राज्यसभा का क्या पावर है बताओ? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि राज्यसभा को क्या पावर दिया गया मनी बिल से रिलेटेड? हाँ, सिर्फ 14 डेज बस। हाँ बिल्कुल, बस इतना हो गया, मनी बिल कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारा 33 का आंसर स्पीकर। और मैं बता देती हूँ, देखो मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन होगा स्पीकर। नेट वाला में भी पढ़ाएगी इस बार, ठीक है? ठीक है, लोकसभा ये इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? लोकसभा में। लेकिन इसको सिर्फ ऐसी कंसल्टेशन लिए कंसल्टेशन ऐसी राज्यसभा पर एक बार रिकंसल्टेशन के लिए भेजा जाता है, सिर्फ 14 डेज की। राज्यसभा चाहे तो इसमें अपने रिकंसल्टेशन दे सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं करना ये लोकसभा पे। मनी बिल 110 आर्टिकल में आती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर? मैं यहीं तक रखूंगी, पता है मेरा लेट हो जाएगा। 5 ईयर, ठीक है। अच्छा इसका बताओ 42 का। बी, लोकसभा में कितना अभी कितना है प्रेजेंट? लोकसभा में मेंबर कितना है तुम्हारा? 543। इतना बताई थी ना कि इतना है, इतना में से तुम्हारा दो, इतना में से, लेकिन अभी इतना है, इतना होना चाहिए 545। इसमें से 2 एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया तो 43 हो गया, ठीक है ना? अच्छा सुनो, मैं आज का ना यही तक रहा, ठीक है ना? 4 बजे से क्लास होता, लेकिन आफिस बोली कि 4:30 से कराने के लिए क्लासेस की नहीं है। चलो 4:30 से क्लास, थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है ना, अगर थोड़ा सा, हाँ